बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेंसेशन एंड परसेप्शन की डेफिनेशन को, उसके डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद हमने आई के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल से पढ़ा और एंड पे हमने डिफेक्ट्स को पढ़ा। आज हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है, कान, उर्दू में कान। ये कौन सी सेंस है? ये सेंस ऑफ हेयरिंग है। अभी तक आपने ये सुना होगा कि जो कान है वो आपको सुनने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स यू इन हेयरिंग। लेकिन आज आप इसका एक और फंक्शन पढ़ेंगे, वो ये है कि आपको आपका बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। आपको कैसे पता चलता है कि आप राइट मूव कर रहे हैं, आप लेफ़्ट मूव कर रहे हैं, आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, आप बैकवर्ड जा रहे हैं, या आप गिरने नहीं वाले, या आप स्टेबल खड़े हैं। इस सब में, इस बैलेंस को मेंटेन करने में जो आपके कान हैं, जो आपके ईयर्स हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं। कान के पीछे ही टेम्पोरल लोब होता है और ये ब्रेन का वो पार्ट है जो हेयरिंग को कंट्रोल करता है। जैसे जो आइज़ हैं उसमें जो विजन है उसको ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल करती हैं और हेयरिंग को टेम्पोरल लोब, जो कानों के बिल्कुल पीछे है, उसको कंट्रोल करते हैं। अब आ जाए अगली बात पर। जैसे हमने आई में पढ़ा कि इसमें स्टिमुलस होता है लाइट, रोशनी, लेकिन यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा? कान के हिस्से में स्टिमुलस होगा आवाज़ की लहरें। आवाज़ की लहरें वाइब्रेशंस की सूरत में होती हैं और वाइब्रेशंस को उर्दू में हम इर्ताशात भी कहते हैं। जिस तरह से हमने आई के स्ट्रक्चर को लेयर्स में पढ़ा था कि उसमें एक आउटर लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। सिमिलरली हेयरिंग में भी, कान के स्ट्रक्चर में भी हम कान की साख को 3 स्ट्रक्चर्स में ही पढ़ेंगे: आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। उर्दू में बैरूनी कान यानी कि बाहर वाला कान, वस्ती कान यानी कि वस्त कहते हैं दरमियान को, और तीसरा अंदरूनी कान, अंदर वाला कान। अब पेज नंबर 56 पर टॉप पर डायग्राम बनाई हुई है जिसको आपने जहन में रखना है और इसको बार बार देखना है जब जब हम कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले आउटर ईयर, अगर आपको ग्रीन बॉक्स देख रहे हो पेज नंबर 56 पे, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आउटर ईयर जो है इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। जो भी आवाज़ की लहरें आती हैं उनको रिसीव करके आगे पहुंचाने का काम आउटर ईयर का होता है। ये कान का बैरूनी हिस्सा होता है जिसको हम असल में कान कहते हैं, जो हमें नज़र आता है। इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। पिन्ना को लचकदार हड्डी का भी ये बना हुआ होता है, इसको लचकदार हड्डी भी कहते हैं, जो आपको बाहर से नज़र आता है। उसके बाद ऑडिटरी कैनाल है, एक रास्ता बना हुआ है, एक पाइप है, और उसके आगे ईयर ड्रम है जिसको उर्दू में कान का पर्दा कहते हैं। ईयर ड्रम को इंग्लिश में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इन तीनों के फंक्शंस क्या हैं? पिन्ना, आपने देखा है, आप अपने कान को अगर अभी हाथ लगाएं तो ये फ्लैट नहीं है, ये कर्व्ड है, इसके अंदर कर्व्स बने हुए हैं। इन कर्व्स को बनाने का पर्पस ये है कि जो डस्ट है या जो डर्ट है, मिट्टी है, वो डायरेक्टली आपके कान में एंटर ना हो, इसलिए ये आपको प्रोटेक्शन देता है। पिन्ना के बाद आगे एक ऑडिटरी कैनाल होती है, एक पाइप होती है, और साउंड वेव्स वहाँ से गुजर के ईयर ड्रम को जाके हिट करती हैं, जिससे ईयर ड्रम वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। ईयर ड्रम, या इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कान का पर्दा भी कहते हैं, ये वो पहला स्ट्रक्चर है जो वाइब्रेशंस को कैच करता है और वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अगर हम उर्दू में पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कान का बैरूनी हिस्सा एक बल और बलदार कुर्री लचकदार हड्डी का बना हुआ है, इसके साथ ही एक कैफ नुमा रास्ता अंदर की तरफ जाता है। ये कैफ नुमा रास्ता एक ट्यूब नाली की शक्ल में कान के पर्दे तक पहुंचता है। अब ईयर ड्रम की वाइब्रेशन के बाद आउटर ईयर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और वो ईयर ड्रम वाइब्रेशंस अपनी आगे मिडल ईयर को ट्रांसमिट करता है, भेजता है। कान के पर्दे के पीछे 3 हड्डियाँ होती हैं, उन्हें इंग्लिश में ऑसिकल्स भी कहते हैं, बोन्स भी होती हैं और बहुत टाइनी साइज़ की होती हैं, बहुत छोटे साइज़ की होती हैं। इन्होंने डिस्क्रिप्शन में बताई, हड्डियाँ इतनी छोटी होती हैं जैसे सफ़े पर छपे हुए हरूफ के बराबर। इनको मेलियस, इनका स्टेप्स भी कहा जाता है, या फिर हैमर एनुअल स्टेरप। उर्दू में भी इनके नाम लिखे हुए हैं: हथौड़ा नुमा हड्डी, अहरन नुमा हड्डी और रुकाब नुमा हड्डी। इन हड्डियों का
काम ये होता है कि इन्होंने ईयर ड्रम से वाइब्रेशंस कैच करके और अपनी वाइब्रेशंस आगे ट्रांसफ़र करनी होती है। जैसे ईयर ड्रम वाइब्रेट करके अपनी वाइब्रेशंस हैमर को देगा, हैमर वाइब्रेट करके अपनी वाइब्रेशंस एनविल को, और एनविल अपनी वाइब्रेशंस स्टीरअप को। अब ये होता इस तरह से है, आप इमेजिन करें कि एक लाइन में कुछ लोग खड़े हैं और बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक इंसान को हम पुश करेंगे तो सब वो जो फोर्स है वो ग्रेजुअली हर इंसान के ऊपर जाएगी और सब वो नीचे गिरते चले जाएंगे। तो बिल्कुल आँख कान के स्ट्रक्चर्स भी इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही वाइब्रेशन से दूसरा स्ट्रक्चर वाइब्रेट करता है। मिडल ईयर का काम क्या है? मिडल ईयर दो काम करता है। एक, जब इसके पास साउंड वेव्स आती हैं तो एक तो साउंड की क्वालिटी होती है जिसको हम इंग्लिश में पिच कहते हैं, और पिच के लिए हम फ्रीक्वेंसी का वर्ड भी यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितनी साउंड वेव्स बनेंगी। अब पिच का उर्दू में क्या मतलब है आपके समझने के लिए, जैसे किसी की आवाज़ बहुत सुरीली होती है, किसी की मीठी होती है, किसी की श्रिल होती है, बारीक होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की भारी होती है, इसको पिच कहते हैं। अब ये तो आपकी वॉइस की साउंड की क्वालिटी होती है। जो मिडिल ईयर है वो इसको चेंज नहीं कर सकता। हाँ, एक काम जो है मिडिल ईयर करता है वो होता है कि इस वॉइस की को या इस साउंड की लाउडनेस को बढ़ा देता है। अगर लाउडनेस बढ़ जाएगी तो उससे वाइब्रेशंस या इंफॉर्मेशन आगे ट्रैवल आसानी से हो जाएगी। इसको आप इस तरह से समझें कि लाउडनेस क्या होती है। मिडिल ईयर लाउडनेस जो बढ़ाता है उसका मतलब क्या है। आपने एक वर्ड सुना होगा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब ये होता है कि ये एक बिल्कुल ऐसे है जैसे एक लाउड स्पीकर है, और उस लाउड स्पीकर में अगर आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ दूर तक फैलती है, यानी कि आपकी आवाज़ लाउड हो जाती है। आपकी आवाज़ की क्वालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन सिर्फ हम उसका वॉल्यूम हाई कर देते हैं जिससे आवाज़ दूर तक फैलती है। तो मिडिल ईयर का काम भी सिर्फ उस आवाज़ को एम्पलीफाई करना है, उसकी क्वालिटी को चेंज करना नहीं है। और इसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो डेसिबल्स यूज़ होता है, यानी कि आपकी आवाज़ कितनी ऊंची है या आहिस्ता बोल रहे हैं आप, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जो मिडिल ईयर है वो साउंड को एम्पलीफाई करता है, यानी कि ऊंचा कर देता है। अगर आप जो मिडिल ईयर को उर्दू में लिखा हुआ है उस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि याद रखने की बात यह है कि इस तरीक़ेकार से तीनों हड्डियों के इर्ताशात का ताद्दुद यानी कि फ्रीक्वेंसी वही रहती है जो शुरू में आवाज़ की लहरों का था, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वॉइस की क्वालिटी चेंज नहीं होती, पिच चेंज नहीं होती, यानी आखिर तक लहरों की फ्रीक्वेंसी वही रहती है जैसे इब्तिदा में थी। अलबत्ता उनकी कुव्वत में इजाफा हो जाती है। यहाँ पे कुव्वत में इजाफे का मतलब क्या है कि वो लाउड हो जाती है। मिडिल ईयर में एक और स्ट्रक्चर आता है, वो है यूस्टेशियन ट्यूब। ये जो ओसिकल्स हैं, 3 बोन्स हैं, इसके आगे एक और स्ट्रक्चर है यूस्टेशियन ट्यूब, लेकिन ये बोन्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अब यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या होता है कि ये इट कंट्रोल्स द प्रेशर विद इन द ईयर। कान के अंदर का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। इसका एक और काम है, ये ट्यूब जो है वो आपकी नोज़ और आपके थ्रोट के साथ कनेक्टेड भी है। अगर हम उर्दू में पढ़ें तो यूस्टेशियन उस आदमी का नाम था जिसने हिस्सा दरियाफ़्त किया, उसी के नाम पर इस हिस्से का नाम रख दिया गया है। ये ट्यूब दरमियानी कान और मुंह में वास्ता पैदा करती है। इसका काम कान के पर्दे पर 2 तरफ़ा दबाव को मुतवाज़न रखना है। तो ये इसका काम होता है। उसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर, जो तीसरा ईयर पढ़ते हैं हम, थर्ड पार्ट ऑफ ईयर, वो होता है इनर ईयर, अंदरूनी कान। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं कोक्लिया। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर भी हम आगे पढ़ेंगे, वो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अभी तक हमने वो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा जो आपको बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। इस पार्ट में हम वो भी पढ़ेंगे। आप सबसे पहले आ जाएं कोक्लिया के ऊपर। आपको सामने पेज नंबर 57 पर नज़र भी आ रहा होगा शक्ल नंबर 4.13। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे स्पाइरल शेप में स्नेल का शेल होता है। इस तरह की डिज़ाइन की आपको ज्वेलरी भी मार्केट में मिलती है।
कान के अंदरूनी हिस्से का नाम कोक्लिया है। ये गूंगे की शक्ल की पेचीदा ट्यूब है। ये एक ट्यूब है जो कि स्पाइरल की तरह रोल हुई हुई है। ये ट्यूब एक ख़ास किस्म के कीमियावी मादे से भरी हुई है। कोक्लिया के अंदर आवाज़ की हिस्स रखने वाले रिसेप्टर्स होते हैं और हज़ारों नर्व सेल्स असाबी रेशों के मुंह भी इसी में होते हैं। जो आखिरी बोन वाइब्रेट की थी उसको उर्दू में कहते हैं रुकाबनुमा हड्डी और इंग्लिश में स्टीरअप कहते हैं। उसकी वाइब्रेशन से रुकाबनुमा हड्डी के इर्ताशात से कीमियावी मादे में वैसी ही लहरें पैदा होती हैं और ये लहरें असाबी रेशों को मुंतकिल कर दी जाती हैं। अब इस चीज़ को ज़रा आप गौर से सुनिएगा, कोक्लिया का काम क्या है और इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। कोक्लिया हैज़ स्पाइरल शेप सिमिलर टू स्नेल शेल। ये मैंने आपको बता दी इसकी शेप। इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड्स, इसके अंदर लिक्विड है, एंड एक्ट्स लाइक अ माइक्रोफोन। ये करता क्या है, कोक्लिया के अंदर रिसेप्टर सेल्स भी होते हैं और नर्व सेल्स भी होते हैं। वो वाइब्रेशन जो है वो रिसेप्टर सेल्स तक पहुंचती हैं। वो रिसेप्टर सेल्स उन वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और आगे न्यूरॉन्स को पास कर देती हैं, जो कि उस इंफॉर्मेशन को फिर ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। It is filled with fluids and acts like a microphone, converting sound waves to nerve impulses that travel to the brain through the auditory nerve। तो ये एक कनेक्शन आपको बताया हुआ है कि इंफॉर्मेशन कैसे, वाइब्रेशंस कैसे आगे ब्रेन तक पहुंचती हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कुछ नज़रियात दिए हुए हैं कि कोक्लिया जो है उसके अंदर जो रिसेप्टर सेल्स और नर्व सेल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके आगे ब्रेन तक को देते हैं। उसके बारे में दो नज़रियात हैं। एक नज़रिया ये है कि पूरी कोक्लिया में नर्व सेल्स जो हैं वो फैले हुए हैं और हर नर्व सेल एक ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी की साउंड को उठाने के लिए बनाया गया, यानी कि उसने वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है। अब जिस भी फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स आएंगी कोक्लिया में, उस फ्रिक्वेंसी को उठाने के लिए नर्व सेल्स जहाँ जहाँ भी मौजूद होंगे वो सब एक्टिव होंगे और ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा देंगे। दूसरा नज़रिया ये कि कोक्लिया के ही मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ पे नर्व सेल्स हैं और वो हिस्से एक ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी के लिए मखसूस हैं। तो कोक्लिया का सिर्फ वही हिस्सा हरकत में आएगा जिस फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स कोक्लिया में एंटर होंगी। पूरा का पूरा कोक्लिया नहीं, सिर्फ वो हिस्सा हरकत में आएगा। अब हम इसको उर्दू में पढ़ लेते हैं। एक नज़रिया ये कि असाबी रेशों की किस्में हैं जो ख़ास फ्रिक्वेंसी की लहरों को ख़ास असाबी रेशे उठाते हैं, यानी मखसूस असाबी रेशे मखसूस लहरों के लिए हसास है। यानी हर बार सब असाबी रेशे, यानी कि पूरा कोक्लिया हरकत में नहीं आ जाता, बल्कि ख़ास फ्रिक्वेंसी की लहरों के लिए उनके लिए जो मखसूस रेशे, यहाँ पे रेशों से मुराद नर्व सेल से हरकत में आते हैं जो पूरी कोक्लिया में फैले होते हैं। दूसरा नज़रिया ये है कि कोक्लिया के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी की लहरों के लिए मखसूस हैं, यानी कि यहाँ पे कोक्लिया के मुख्तलिफ हिस्सों की बात की जा रही है और कोक्लिया का सिर्फ वो हिस्सा हरकत में आएगा जिसके असाबी रेशे आने वाली फ्रिक्वेंसी के मुताबिक होते हैं। ये है कोक्लिया की डिटेल्स जिसमें उन्होंने दो नज़रियात बताए हैं। लेकिन अगर हम इसको समराइज़ करें या इसे कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये निकलता है। पेज नंबर 58 पर आप देखें, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है। सबसे पहले इर्ताशात वाइब्रेशन स्टिमुलस का काम करती हैं, मुहीज का काम करती हैं। इर्ताशात वो वाइब्रेशन जो हैं वो रिसेप्टर्स उठाते हैं। रिसेप्टर्स के अंदर एक कीमियावी तब्दीली पैदा होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी में चेंज होते हैं। उस कीमियावी तब्दीली के नतीजे में एक बरकी कीमियावी सिग्नल न्यूरॉन में पैदा होता है और न्यूरॉन उस सिग्नल को दिमाग तक पहुंचाता है। अगर आप टॉप पे देखें ब्लू लाइंस में मैंने कुछ लिखा है कि सबसे पहले स्टिमुलस वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन रिसेप्टर सेल्स रिसीव करते हैं। रिसेप्टर सेल्स उस इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स को देते हैं और न्यूरॉन्स वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद जो एक और स्ट्रक्चर इनर ईयर में आता है उसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जिसका हेयरिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये आपको बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये 3 कैनाल्स होती हैं और सेमी सर्कल शेप में होती हैं। 2 वर्टिकल होती हैं और एक हॉरिजॉन्टल होती हैं।
इसके अंदर भी नर्व सेल्स होती हैं। जब हम अपने सर को किसी तरफ मोड़ते हैं, जब हम चलते हैं, फिरते हैं, रुकते हैं, मुड़ते हैं, अपने सर को किसी भी डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, तो इसके अंदर जो किमियावी एक मादा होता है, केमिकल्स होता है, वो हरकत करता है। उसके हरकत करने से वो जिस तरफ भी हरकत करके जाएगा, वहाँ पे मौजूद जो नर्व सेल्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और उससे हमें ये पता चलेगा कि हम किस तरफ मुड़ रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये आला अंदरूनी कान में 3 नीम दायरा ट्यूब्स की शक्ल का होता है। ये आला इस तरह की ख़ास बनावट रखता है कि हर ट्यूब दूसरी ट्यूब के साथ जाविया कायम करती है। इन ट्यूब्स में और इनकी अंदरूनी सतह पर असाबी रेशे होते हैं। जब हम चलते, फिरते, रुकते, मुड़ते, अपने सर को किसी तरफ जंबिश देते हैं तो एक कीमियावी मादा जंबिश के मुताबिक नालियों में इधर उधर गर्दिश करता है। इस मादे की गर्दिश से असाबी रेशों के सिरे मुड़ते हैं, जिसकी वजह से उनमें बरकी सिग्नल पैदा होते हैं, उनके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। ये सिग्नल दिमाग को हमारे जिस्म के पोस्चर ने बर्खास्त की हालत और तवाज़ुन की ज़रूरत से आगाह करता है। अब अगर आप आगे देखें तो एक और ब्लू बॉक्स में मैंने सारा आपको बताया है कि कैसे पहले स्ट्रक्चर से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। पिना से ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल से कान का पर्दा ईयर ड्रम के आगे जो 3 बोन्स हैं, हैमर से एनविल, एनविल से स्टीरप से आगे ओवल विंडो एक स्ट्रक्चर होता है जिसका जिक्र आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये कोक्लिया के साथ अटैच होता है। वो वाइब्रेशंस या इन्फॉर्मेशन कोक्लिया को देगा, कोक्लिया रिसेप्टर्स को देंगे जो कि कोक्लिया के अंदर ही हैं। रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स को देंगे जिनको हम ऑडिटरी नर्व्स कहेंगे, क्योंकि वो ऑडिशन से रिलेटेड हैं, ऑडिशन के एरिया में, इसलिए हम उन्हें ऑडिटरी नर्व्स कहेंगे। वो उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएंगे। आगे हम कैसे सुनते हैं, इसमें मैंने सारा आपको समराइज़ किया हुआ है। अगर आपने डिटेल से सुना है, समझा है, तो फिर आपको हम कैसे सुनते हैं कि टॉपिक की बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। एक मैंने ग्रीन स्टार बनाया है, ये इससे ऊपर जो एक लाइन है ये उसके लिए है, जिसमें लिखा है कि रिसेप्टर्स एक बरकी कीमियावी तब्दीली से गुजरते हैं और आखिर में यही बरकी कीमियावी पैगाम न्यूरॉन के ज़रिए दिमाग को भेज देते हैं। दिमाग उन पैगामात को पढ़ता है और सुनता है। यानी कि इस लाइन में सेंसेशन और परसेप्शन का कनेक्शन बताने की कोशिश की है कि कैसे रिसेप्टर जो है न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, न्यूरॉन्स ब्रेन को, और ब्रेन जो है उस पैगाम को डीकोड करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेंसेशन एंड परसेप्शन की डेफिनेशन को, उसके डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद हमने आई के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल से पढ़ा और एंड पे हमने डिफेक्ट्स को पढ़ा। आज हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है, कान, उर्दू में कान। ये कौन सी सेंस है? ये सेंस ऑफ हेयरिंग है। अभी तक आपने ये सुना होगा कि जो कान है वो आपको सुनने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स यू इन हेयरिंग। लेकिन आज आप इसका एक और फंक्शन पढ़ेंगे, वो ये है कि आपको आपका बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। आपको कैसे पता चलता है कि आप राइट मूव कर रहे हैं, आप लेफ़्ट मूव कर रहे हैं, आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, आप बैकवर्ड जा रहे हैं, या आप गिरने नहीं वाले, या आप स्टेबल खड़े हैं। इस सब में, इस बैलेंस को मेंटेन करने में जो आपके कान हैं, जो आपके ईयर्स हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं। कान के पीछे ही टेम्पोरल लोब होता है और ये ब्रेन का वो पार्ट है जो हेयरिंग को कंट्रोल करता है। जैसे जो आइज़ हैं उसमें जो विजन है उसको ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल करती हैं और हेयरिंग को टेम्पोरल लोब जो कानों के बिल्कुल पीछे है उसको कंट्रोल करते हैं। अब आ जाए अगली बात पर। जैसे हमने आई में पढ़ा कि इसमें स्टिमुलस होता है लाइट, रोशनी, लेकिन यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा? कान के हिस्से में स्टिमुलस होगा आवाज़ की लहरें। आवाज़ की लहरें वाइब्रेशंस की सूरत में होती हैं और वाइब्रेशंस को उर्दू में हम इर्ताशात भी कहते हैं। जिस तरह से हमने आई के स्ट्रक्चर को लेयर्स में पढ़ा था कि उसमें एक आउटर लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। सिमिलरली हेयरिंग में भी, कान के स्ट्रक्चर में भी हम कान की साख को
3 स्ट्रक्चर्स में ही पढ़ेंगे, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। उर्दू में बैरूनी कान यानी कि बाहर वाला कान, वस्ती कान यानी कि वस्त कहते हैं दरमियान को, और तीसरा अंदरूनी कान, अंदर वाला कान। अब पेज नंबर 56 पर टॉप पर डायग्राम बनाई हुई है, जिसको आपने जहन में रखना है और इसको बार बार देखना है जब जब हम कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले आउटर ईयर, अगर आपको ग्रीन बॉक्स देख रहे हो पेज नंबर 56 पे, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आउटर ईयर जो है इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। जो भी आवाज़ की लहरें आती हैं उनको रिसीव करके आगे पहुंचाने का काम आउटर ईयर का होता है। ये कान का बैरूनी हिस्सा होता है जिसको हम असल में कान कहते हैं, जो हमें नज़र आता है। इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। पिन्ना को लचकदार हड्डी का भी ये बना हुआ होता है, इसको लचकदार हड्डी भी कहते हैं, जो आपको बाहर से नज़र आता है। उसके बाद ऑडिटरी कैनाल है, एक रास्ता बना हुआ है, एक पाइप है, और उसके आगे ईयर ड्रम है जिसको उर्दू में कान का पर्दा कहते हैं। ईयर ड्रम को इंग्लिश में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इन तीनों के फंक्शंस क्या हैं? पिन्ना आपने देखा है, आप अपने कान को अगर अभी हाथ लगाएं तो ये फ्लैट नहीं है, ये कर्व्ड है, इसके अंदर कर्व्स बने हुए हैं। इन कर्व्स को बनाने का पर्पस ये है कि जो डस्ट है या जो डर्ट है, मिट्टी है, वो डायरेक्टली आपके कान में एंटर ना हो, इसलिए ये आपको प्रोटेक्शन देता है।